सो इस सेक्शन की बिगनिंग से हमारा चैप्टर 5 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बात करता है। चैप्टर 5 में सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 60A तक हमारे कवर होते हैं। आज हम सेक्शन 41 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। PCSJ प्री एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं सेक्शन 41 पर। तो डायरेक्टली बेसिक लैंग्वेज पे ना जाते हुए जो थोड़ी सी जनरल थिंग्स हैं इस सेक्शन से पहले डिस्कस करनी जरूरी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सेक्शन 41 की हेडिंग है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है अरेस्ट, इसको हम समझते हैं, इसका क्या मतलब है। एन अरेस्ट इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग ए पर्सन इनटू कस्टडी, किसी पर्सन को कस्टडी में लेना। इट इज द एप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी रिजल्टिंग इन डेप्रिवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। क्या बोल रही है डेफिनेशन, इट इज द एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब कि किसी को कैच करना, किसी को पकड़ना। कोई लीगल अथॉरिटी किसी पर्सन को कैच कर रही है, एप्रीहेंड कर रही है, रिजल्टिंग इन डेप्रिवेशन ऑफ हिज लिबर्टी, जिससे उसकी लिबर्टी का डेप्रिवेशन हो रहा है, जिससे उस पर्सन की फ्रीडम, उस पर्सन की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अरेस्ट। लीगल अथॉरिटी किसी पर्सन को एप्रीहेंड कर रही है जिससे डेप्रिवेशन हो रहा है उसकी लिबर्टी का, इस प्रोसेस को अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि 4 दीवारी के अंदर रखना, उसको जेल में रखना किसी पर्सन को, वही अरेस्ट बोला जाएगा। ये जो ये बताया गया इस डेफिनेशन में, ये भी अगर पूरा उसकी लिबर्टी छीन रही है लीगल अथॉरिटी, उसको अरेस्ट ही कहा जाएगा। सो इस कोड में 2 तरीके के अरेस्ट बताए गए हैं। पहला है अरेस्ट मेड इन पर्सुएंस ऑफ वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट। मतलब फर्स्ट टाइप है कि मजिस्ट्रेट ने कोई वारंट इशू किया है एंड उसी के पर्सुएंस में, उसी के अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू करा है उसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन को अरेस्ट करना। एक तो ये अरेस्ट हो गया जिसके प्रोविजन सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 ऑफ CRPC में दिए गए हैं। एक और बात जो वारंट है या फिर समन है, इससे रिलेटेड जो बेसिक प्रोविजन है मैंने इससे पिछले वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो में बात की गई है हाउ टू प्रोक्योर द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड एट ट्रायल के बारे में, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। बेसिक्स अगर आपको समझने हैं समन या फिर वारंट से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो उस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। तो फर्स्ट वे तो है कि मजिस्ट्रेट इशू करेगा वारंट एंड उसी के पर्सुएंस में अरेस्ट। दूसरा है अरेस्ट मेड विदाउट सच वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट। दूसरा अरेस्ट करना पर बिना वारंट के अरेस्ट करना, जिसके प्रोविजन सेक्शन 41 से लेकर 44 ऑफ CRPC में बताए गए हैं। एंड आज हम सेक्शन 41 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी हेडिंग है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है, सबसेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को। क्लॉज ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जिस पर्सन ने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कमिट किया है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, पुलिस ऑफिसर कहीं पे प्रेजेंट है एंड पुलिस ऑफिसर के सामने ही किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, तो उस पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज C में डिफाइंड है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जहां पुलिस ऑफिसर फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में अगर आपको जानना है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब अपने CRPC के बैरक के पीछे फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें सभी ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एंड वहां जाके आप जब देखेंगे आपको ये दिखेगा कि 95% जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वही होते हैं जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे कि मर्डर, चोरी, रेप, रॉबरी, डेकोइटी, ये सब जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कोई भी पर्सन अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। क्लॉज ए यहाँ पर देखा हमने। आगे क्लॉज बी, अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और इज रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। उस पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है कोई पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो रीजनेबल वर्ड है या फिर जो क्रेडिबल वर्ड है, इसका क्या मतलब है। देखिए रीजनेबल का मतलब विच इज बेस्ड ऑन गुड जजमेंट विच सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट इन दैट सर्कमस्टांस। मतलब जब वो पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को देख रहा है, अपनी जजमेंट लगा रहा है, अपना माइंड लगा रहा है, तो उसको वो जो कंप्लेंट है वो एप्रोप्रिएट लग रही है, वो सही लग रही है। एंड उस कंप्लेंट को देखने के बाद, अपना माइंड लगाने के बाद उसको ये लग रहा है जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो रीजनेबल होगा। क्रेडिबल क्या होगा, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये जो रीजनेबल है या फिर जो क्रेडिबल है, ये केस टू केस वेरी करता है कि क्या चीज़ रीजनेबल कंप्लेंट थी, क्या चीज़ रीजनेबल इन्फॉर्मेशन थी, क्या चीज़ रीजनेबल सस्पिशन था, ये केस टू केस वेरी करेगा। तो कंप्लेंट आई है, इन्फॉर्मेशन आई है या फिर सस्पिशन एग्जिस्ट होता है कि किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम की है या फिर 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। मतलब कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है एंड पनिशमेंट में फाइन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे है कि इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन या फिर सस्पिशन एग्जिस्ट होने के बाद कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, ये आगे जो 2 सर्कमस्टांसेस बताए हैं ना, ये 2 कंडीशंस बताई गई हैं, ये कंप्लीट होनी जरूरी है। यहाँ पर फर्स्ट है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको उस कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन या फिर सस्पिशन के ऊपर लग रहा है, हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सैड ऑफेंस, कि उस पर्सन ने वो जो ऑफेंस बताया हुआ है, उस पर्सन ने वो जो ऑफेंस है वो कमिट किया है। ठीक है, पहली ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी। वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो जो अरेस्ट है वो नेसेसरी है।
आगे 5 पॉइंट बता रखे हैं, इन पांचों में से एक भी अगर पॉइंट प्रेजेंट है तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। तो किस लिए वो जो अरेस्ट नेसेसरी है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, उस पर्सन को रोकने के लिए कि वो आगे वो जो पर्सन है कोई और ऑफेंस ना करे। बी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके उस ऑफेंस का, किस ऑफेंस का, जो भी वहां कंप्लेंट में, इन्फॉर्मेशन में या फिर सस्पिशन में लग रहा है कि इसने ऐसा करा है इस पर्सन ने। आगे सी पॉइंट, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपीयर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, कि वो जो एविडेंस है उसको मिटा ना दे, डिसअपीयर ना कर दे, और टेम्परिंग विद सच एविडेंस या फिर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। मतलब मान लीजिए कहीं पर फुटप्रिंट्स हैं, कहीं पर फिंगरप्रिंट्स हैं, कोई फाइल है उस ऑफेंस से रिलेटेड जो कि एविडेंस की तरह वहां पर यूज हो सकती है उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट, एंड पुलिस ऑफिसर को वहां पर लग रहा है कि अगर अरेस्ट ना किया गया तो वो उसके साथ, उन फाइल्स के साथ, उन फिंगरप्रिंट्स के साथ, जो भी उस केस में एविडेंसेस हैं उनके साथ उनको मिटा देगा या फिर उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, तो पुलिस ऑफिसर वहां पे उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। या फिर आगे डी पॉइंट, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, वो अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है कि उस पर्सन को रोका जा सके कि वो कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करे ऐसे पर्सन को जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में पता है। इंड्यूसमेंट मतलब कि कुछ ना कुछ ऑफर करना, थ्रेट मतलब कि धमकी देना, या फिर प्रॉमिस, तो वो जो पर्सन है आगे उस पर्सन को इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करेगा जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में पता है, सो एज टू डिसुएड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर, ताकि वो पर्सन जिसको उस केस के फैक्ट्स के बारे में पता है वो डिसुएड हो जाए। डिसुएड मतलब कि परसुएड से उल्टा, कि वो फैक्ट्स को डिस्क्लोज ना करे कोर्ट के सामने भी या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने भी। तो इस केस में भी वो जो पुलिस ऑफिसर है इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, उस पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए उसको अरेस्ट कर सकता है। या फिर ई पॉइंट, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एंश्योर्ड, उसका अरेस्ट होना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर उसका अरेस्ट ना किया गया तो उसकी प्रेजेंस कोर्ट में जब भी चाहिए होगा वो कोर्ट में तो वो नहीं आएगा। हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी एंश्योर्ड, वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती उसकी प्रेजेंस कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन या फिर सस्पिशियन आता है कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद ये 2 कंडीशन फुलफिल है कि एक तो पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि उस पर्सन ने ऑफेंस करा है, एंड सेकंड उसकी अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है, जो ये 5 पॉइंट बताए गए हैं इनमें से कोई भी एक यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के यहाँ पर अरेस्ट कर सकता है। आगे यहाँ पर लिख रखा है कि एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग, जो पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड करेगा, वो लिखेगा रीजन कि क्यों मैं इस पर्सन को अरेस्ट कर रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर लिखेगा कि मेरे को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो पर्सन है इसने थेफ्ट कमिट किया है, इसने चोरी की है, एंड मेरे पास रीजन टू बिलीव था कि इस पर्सन ने ऐसा करा है, एंड दूसरा इसकी अरेस्ट इसलिए नेसेसरी थी ताकि इस ऑफेंस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। तो ये सब जो है वो राइटिंग में लिखेगा वो पुलिस ऑफिसर जो है। आगे प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केस वेयर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट जब कर लिया तब तो रीजन लिखेगा ही लिखेगा पुलिस ऑफिसर कि क्यों अरेस्ट कर रहा है उसको, उस पर्सन को। जब अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर तब भी वो जो पुलिस ऑफिसर है वो रीजंस लिखेगा कि मैंने क्यों नहीं अरेस्ट करा उस पर्सन को। ठीक है ना, ये क्लॉज बी हुआ हमारा। अब आगे है क्लॉज बी ए, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है अगेंस्ट होम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है कि एक पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है जो कि पनिशबल है 7 साल या फिर उससे ज्यादा की इंप्रिजनमेंट के लिए, या फिर पनिशबल है डेथ सेंटेंस से, and the police officer has reason to believe on the basis of such information that such person has committed the said offense। एंड पुलिस ऑफिसर को वहां पर उस इन्फॉर्मेशन से ये लग रहा है, उस पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कि उस पर्सन ने वो जो ऑफेंस है वो कमिट करा है। ठीक है ना, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जो कि पनिशबल है विद इंप्रिजनमेंट विच इज मोर देन 7 ईयर, या फिर डेथ सेंटेंस से वो पनिशबल है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लगना चाहिए कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट करा है, उस पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट करा है। यही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। तो क्लॉज बी ए हुआ। आगे क्लॉज सी है, तो उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, फिर कोर्ट में किसी कोर्ट ने किया हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब किसी पर्सन को डिक्लेयर करती है कोर्ट? जनरली ये तब होता है जब कोई पर्सन छुप रहा हो, अरेस्ट वारंट उसके अगेंस्ट इशू हुआ है एंड वो जानबूझ के छुप रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, हाइड कर रहा है खुद को। सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 जब आप देखेंगे उसमें प्रोनाउंस किया जाता है किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। आगे है क्लॉज डी, इन हुज पोजेशन, उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है जिसके पोजेशन में कुछ मिलता है जो कि सस्पेक्ट किया जा रहा है, जो कि रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो जो उसकी पोजेशन में जो चीज़ मिली है वो स्टोलन प्रॉपर्टी, वो चोरी की गई प्रॉपर्टी है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, या तो उस पर्सन के पोजीशन में मिली है स्टॉलन प्रॉपर्टी, या फिर ये रीजनेबली सस्पेक्टेड है, वहाँ पर ये शक पैदा हो रहा है कि उस पर्सन ने उसी थिंग से रिलेटेड कोई ना कोई ऑफेंस करा है, उस स्टॉलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसने कोई ना कोई ऑफेंस करा है, ये वहाँ पर शक पैदा हो रहा है, सस्पेक्ट किया जा रहा है, रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है। रीजनेबल मतलब वही कि जो सर्कमस्टांस में अप्रोप्रिएट लग रहा है, विच इज सीम्स टू बी जस्ट एन अप्रोप्रिएट इन दैट सर्कमस्टांस। ये लग रहा है कि उस पर्सन ने उस स्टॉलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑफेंस करा है, ऐसे पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। आगे ई क्लॉज, हु obstruct a police officer while in execution of his duty or who had escaped or attempts to escape from lawful custody,
हु ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर, कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में दखल अंदाजी देता है। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई इंक्वायरी कर रहा है, कोई एक्यूज को पकड़ रहा है, कोई पर्सन आकर वहां पर उस पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है पुलिस ऑफिसर, कोई दूसरा पर्सन आके उस पुलिस ऑफिसर के काम में दखल अंदाजी देता है, तो उस पर्सन को बिना वारंट के वो जो पुलिस ऑफिसर है अरेस्ट कर सकता है। और हु हैज एस्केप्ड अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, और कोई पर्सन अगर लॉफुल कस्टडी में से भाग जाता है या फिर अटेम्प्ट करता है लॉफुल कस्टडी में से एस्केप करने की, उस पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। आगे एफ क्लॉज, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डिजर्टर, कोई पर्सन है ऐसा जिसको रीजनेबली सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये डिजर्टर है, भगोड़ा है, भागा हुआ है किसी आर्म्ड फोर्सेस से, मतलब कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स से डिजर्ट किया हुआ उस पर्सन ने, इस चीज को रीजनेबल सस्पेक्ट किया जा रहा है वहां पर, तो उस पर्सन को भी जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। आगे जी क्लॉज, हु हैज बीन कंसर्न्ड इन मतलब कि जो कि इन्वॉल्व है या फिर जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है ऑफ हिज हैविंग कंसर्न्ड इन, कि वो इन्वॉल्व है ऐसे एक्ट में जो कि इंडिया से बाहर कमिट होगा, एंड अगर वो इंडिया में कमिट होता है, इफ कमिटेड इन इंडिया वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस होता है एंड वो पनिशेबल होता। मतलब यहाँ पर ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है, कोई ना कोई जो पर्सन प्लानिंग कर रहा है, कोई ना कोई साजिश कर रहा है इंडिया से बाहर कोई ऐसा एक्ट करने की जो कि अगर इंडिया में होता तो वो ऑफेंस माना जाता। मतलब कोई ये पर्सन है वो इंडिया में रहकर यूएसए में मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है, वो पर्सन इन्वॉल्व है या फिर रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है, या फिर रीजनेबल सस्पिशन, शक पैदा हो रहा है कि वो इन्वॉल्व है ऐसे एक्ट में, तो एक्स्ट्राडिशन के लॉ के अकॉर्डिंग वो लायबल होगा एंड उसको इंडिया में जो कस्टडी है उसमें डिटेन कर लिया जाएगा। देखिए एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड ट्रीटी साइन होती है, डिफरेंट नेशंस के साथ हमारी ट्रीटीज है, एंड एक्स्ट्राडिशन होता है सेंडिंग बैक ऑफ ए पर्सन टू हिज होम नेशन, मतलब कि इंडिया से बाहर किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसको वापस इंडिया में भेज दिया जाएगा वो एक्स्ट्राडिशन के रूल्स अप्लाई करके, उसका जो ट्रायल है वो इंडिया में चलेगा। फिर वही क्लॉज जी कह रहा है कि वो पर्सन, कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर कुछ ऐसा कमिट करने के लिए प्लान कर रहा था जो कि अगर वो इंडिया में करता तो वो ऑफेंस होता, उसको एक्स्ट्राडिशन के लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में ही डिटेन कर लिया जाएगा, इंडिया में जो कस्टडी है उसी में डिटेन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एच क्लॉज है, हु बीइंग ए रिलीज कन्विक्ट कमिट अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356, उस पर्सन को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है जो कि रिलीज कन्विक्ट है, उसने कोई ना कोई रूल को तोड़ा है, ब्रीच किया है, जो कि सेक्शन 356 सीआरपीसी में दिया गया, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज आई, for whom arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer, मतलब कि किसी पर्सन की अरेस्ट के लिए कोई रिक्वेजिशन, कोई ना कोई ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कहाँ से वो ऑर्डर आया है? किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, मतलब कि कोई और पुलिस स्टेशन का कोई पुलिस ऑफिसर है वहाँ से ऑर्डर आया है, राइटिंग में या फिर ओरल में, राइटिंग में आ जाए, फ़ोन आ जाए कि एक पर्सन को, एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना है, प्रोवाइडेड दैट रिक्वेजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड, उस रिक्वेजिशन में क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करनी जरूरी है, पर्सन जिसको अरेस्ट करना है, एंड दी ऑफेंस जो उसने करा है, और अदर कोज, कोई और रीजन, कोई और कोज जिसकी वजह से उसको अरेस्ट करना जरूरी है। एंड इट अपीयर्स देयर फ्रॉम दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्वेजिशन। ठीक है, वो रिक्वेजिशन आ गया, रिटर्न में आ गया, फिर ओरल में आ गया, उस पर्सन का नाम बता दिया गया, ये बता दिया गया कि उसने ऑफेंस क्या करा है, उसके बाद जिसके पास वो रिक्वेजिशन आया है ना, उस पर्सन को ये लग रहा है कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए बिना वारंट के उस ऑफिसर के द्वारा जिसने वो रिक्वेजिशन इशू करा है। ठीक है ना, जो रिक्वेजिशन सेंड कर रहा है उसके पास यहाँ पर पावर होनी चाहिए उस पर्सन को अरेस्ट करने की जिसके अगेंस्ट वो रिक्वेजिशन भेज रहा है। तो जिसके पास वो रिक्वेजिशन आया है ना, जिस ऑफिसर के पास, जिस पुलिस ऑफिसर के पास, वो बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। सो ये सबसेक्शन 1 हुआ हमारा सेक्शन 41 का। आगे सबसेक्शन 2 है जो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, सेक्शन 42 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसने करा है या फिर जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, या फिर शक पैदा और सस्पिशन एग्जिस्ट होता है कि किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट, कब उसको अरेस्ट किया जा सकता है? अंडर ए वारंट, वारंट जब उसके खिलाफ इशू हो या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया हो कि इस पर्सन को अरेस्ट कर लो। ठीक है ना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी पर्सन ने करा है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसके खिलाफ वारंट नहीं आता या फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता। एंड साथ ही साथ जो पहली लाइन गई थी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, सेक्शन 42 में जो प्रोविजंस बता रखे हैं उसको ध्यान में यहाँ पर रखकर, सेक्शन 42 में भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस बता रखा है जब कोई पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है एंड उसको बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते उससे नाम पूछा जाए, उससे एड्रेस पूछा जाए, वो मना कर दे, वो पुलिस ऑफिसर को अपना नाम ना बताए, एड्रेस ना बताए, तब उस केस में अगर उस पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा हुआ है तो इस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एंड वैसे जनरली कोई पुलिस ऑफिसर नहीं अरेस्ट कर सकता उस पर्सन को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है बिना वारंट के या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के।